ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 1। ठीक है, अपन लोग को क्या क्या चीज पढ़ना था? सबसे पहले अपने को पढ़ना था अबाउट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आया है ग्रीक वर्ड से, इकोनॉमिक्स आया है ग्रीक वर्ड से, और ग्रीक वर्ड्स क्या है? ओइकोस और नेमन। ओइकोस का मतलब क्या है? हाउस होल्ड्स। ओइकोस का मतलब क्या है? हाउस होल्ड। पार्टिसिपेट करो, बाई चांस अगर आपके दिमाग में नहीं भी है बोलो, अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स दो वर्ड का मिलन है। ठीक है, क्या क्या है? एक है ग्रीक वर्ड ओइकोस, मतलब हाउस होल्ड्स। ग्रीक वर्ड ओइकोस मतलब हाउस होल्ड्स। नीमन का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट। इन सिंपल लैंग्वेज, हाउस होल्ड को मैनेज करने का जो प्रक्रिया है उसी को अपन क्या बोलते थे? इकोनॉमिक्स बोलते थे। बात समझ में आया आप लोग को? क्लियर है बिल्कुल? मतलब शुरुआत जो है इकोनॉमिक्स का वो क्या था कि भैया हाउस होल्ड को किसी तरीके से अगर हम मैनेज कर ले उसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक्स बोलेंगे। देन देयर वाज अ फॉर्मल डेफिनेशन। ठीक है, देयर वाज अ फॉर्मल डेफिनेशन। याद करिए क्या क्या था। सबसे पहला, इट इज अ साइंस और अ सोशल साइंस। सर दोनों को मिला दो। इट इज अ social science that studies what? The human behavior in the society in the process of तीन चार चीज, क्या क्या? प्रोडक्शन करो, एक्सचेंज करो, सॉरी प्रोडक्शन करो, कंजम्पशन करो, एक्सचेंज करो और डिस्ट्रीब्यूट करो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। लास्ट का पॉइंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, विद द गिवन रिसोर्सेज। एक बार और, इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस। और यही सेम डेफिनेशन आपका स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर में भी है। जिन्होंने लेक्चर कंप्लीट किया है, बहुत बढ़िया तरीके से फर्स्ट चैप्टर को क्यूरेट किया गया है उसमें, ताकि आप लोग को पूरा प्रॉपर्ली खत्म हो जाए आप लोग के लिए। क्या बोला मैंने? इकोनॉमिक्स इज अ व्हाट? Economics is a social science that deals with what? Human behavior in the society in the process of चार चीज: production, consumption, exchange and distribution of goods and services with the given resources, with the given resources। ठीक है, दिमाग में सेट हो गया दो चीज, ओइकॉन और नेमन। ओइकॉन का मतलब हाउस होल्ड्स, नेमन का मतलब मैनेजमेंट। और डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? पक्की बात। रीजन ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स दो चीज है, स्कैरसिटी एंड चॉइस। सर स्कैरसिटी कब होता है? जब आपका सप्लाई इज लेस देन डिमांड। भैया लोग बाग खरीदने के लिए रेडी है बट अपने को सप्लाई करने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? स्कैरसिटी। चॉइस क्या है सर? चॉइस क्या है? सॉरी, मतलब अगर प्राइसेस सस्ता भी कर दे, जीरो कर दे, खत्म कर दे, तब भी क्या हो रहा है हम लोग का? सब जो सप्लाई है ना वो डिमांड से एक्सीड कर रहा है। मतलब डिमांड वाला के लिए तो अच्छा है कि उसको सामान जो है जीरो प्राइस में मिल रहा है, बट सप्लाई करने वाला वो फ्री में भी सप्लाई करने के लिए रेडी है। समझ रहे? इतना बुरा हालत है कि अगर मैं फ्री में भी बांटू ना तो भी द डिमांड इज मोर देन सप्लाई। बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, मतलब सिंपल लैंग्वेज, अगर मैं प्राइसेस को छोड़ दो, प्राइसेस की वजह से भी तो फर्क पड़ता है ना डिमांड सप्लाई। अगर मैं प्राइस को भी जीरो कर दूं तो भी आपका क्या हो रहा है? डिमांड एक्सीड्स व्हाट? सप्लाई। बात समझ में आ रहा है? बेचने वाला जीरो में भी बेचेगा, सप्लाई करने वाला इतना कर रहा है सप्लाई कि भैया मार्केट में क्या है? स्केर्सिटी है ही नहीं, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बात कभी कभी जाता है ना दुकान में, बोलते हो भैया, बोलता माल ही खत्म हो गया, अब क्या कर सकता है? तो बोले थोड़ा महंगा ले लो, बोलता अरे मतलब ही नहीं है भैया, है ही नहीं अपने पास में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? ऑल्टरनेटिव, सॉरी चॉइसेस। चॉइसेस में क्या? नंबर वन, रिसोर्सेज आर व्हाट? स्केर्स। एंड द रिसोर्सेज जो है तुम्हारा, दे हैव व्हाट? ऑल्टरनेटिव यूजेस। बात समझ में आ रही है? दो पॉइंट आना चाहिए चॉइस में। नंबर वन, द रिसोर्सेज आर स्केर्स, एंड नंबर टू, the resources have alternative uses। That brings me to the basic problems or the reasons why we study economics। हम लोग यहाँ पे इसका बड़े बड़े पैराग्राफ वाले पोर्शन में नहीं जा रहे हैं, वो आप लोगों को सेल्फ करना है। तीन बेसिक प्रॉब्लम्स है जो कि इकोनॉमिक्स डील करता है। क्या क्या? that our wants are what? our wants are what? unlimited। human wants are unlimited, कभी खत्म नहीं होता, जितना फुलफिल कर सके उतना करना पड़ेगा। भूमि सीधा बैठिए। फिर नंबर टू क्या है आपका? रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। नंबर वन क्या बोला मैंने? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। नंबर टू, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। एंड नंबर थ्री, दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो क्योंकि ऐसी हालत है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इकोनोमाइजिंग ऑफ व्हाट? इकोनोमाइजिंग ऑफ व्हाट? रिसोर्सेज। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। बात समझ में आया क्या? ठीक है जी, सॉरी, एलोकेटेड। ओ, मतलब रिसोर्सेज देना, 100 रुपया जो तुम्हारा है, 100 रुपया, उसको तुम कहीं भी यूज कर सकता है। अगर तुम्हारा मन है तो तुम 100 रुपए का चॉकलेट खरीद लिया, तुम 100 रुपए का कपड़ा खरीद लिया, तुम 100 रुपए किताब खरीद लिया, तो उसको अलग अलग जगह में हम एलोकेट मतलब यूज कर सकते हैं, मतलब उसको प्लेस कर सकते हैं। एलोकेशन का मतलब क्या? प्लेसिंग कराना।
ठीक है, समझ में आया आप लोग को? दैट इज इट कॉल्स फॉर व्हाट, इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। जिनके पास भी नोट्स है, देखिए बेसिक प्रॉब्लम्स आपको पूछ सकता है, डेफिनेशन आपको पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। आप स्टार मार्क करें इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज को, ठीक है, इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज को, और बगल में लिखिए 1 से 2 मार्क्स, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट मैंने स्टार मार्क जो करवाया है, अच्छा सुनो, पेपर अगर थोड़ा सा टेक्निकल आएगा तो ये सब सवाल पूछेगा आप लोगों को, ठीक है। नंबर 1 क्या पूछा मैंने आपको, इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि सर क्योंकि रिसोर्सेज जो है, पहले क्या लिखोगे ऊपर में, सर क्योंकि हमारे वांट्स जो है अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, एंड उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है, तो जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको मैक्सिमम ऑप्टिमम मैनर में बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। डन, ठीक है, सॉर्टेड। पहला पेज में कोई भी इशू बताइए, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी कभी कभी पूछता है आपको, तो इधर भी कर लो आप लोग ये वाला सवाल को, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्योंकि स्कैरसिटी इज अ वेरी सिंपल चीज, स्कैरसिटी भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकता है कभी, स्कैरसिटी क्या है, चॉइस क्या है, तो आप लोग पढ़ ही रहे हो तो आपको पता ही चल जाएगा वो तो, ठीक है, चलेगा ना, पक्की बात, ठीक है। सिंपल पेपर अगर आएगा ना तो ऐसे आएगा कि एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इस तरीके से सवाल पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। आप उसमें कंप्लेन भी नहीं कर सकते भैया ये तो टफ पेपर था, ठीक है। समझ में आया, पहला पन्ना इजी, एनी इश्यूज बताइए। आपके केस में बेसिक प्रॉब्लम ज्यादा पूछता है, ठीक है ना, यू माइट बी आस्क्ड लेस अमाउंट ऑफ चांसेस ऑफ इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, आपके क्वेश्चन में ये पूछ सकता है रीजन वाला पार्ट, ठीक है, चलेगा। एंड ये 1 मार्क क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली बैड, ठीक है, जस्ट बी केयरफुल। हो सके तो पुराना पेपर्स में जो 11th का क्वेश्चन आया था ना वो एक बार लेके आ जाना अगर पॉसिबल होगा, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। आइए, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स को मैं यहाँ ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, प्लीज एक बार देखिएगा, ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है, आप लोग हो सके तो बना लीजिए साइड में अगर पॉसिबल है तो, आपके लिए मैंने इसे बना के आप लोगों को दिया था, ठीक है, बट फिर भी, ठीक है। इकोनॉमिक्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है, इकोनॉमिक्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है, एक लिखिएगा, किसी को याद है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ, नहीं गलत बोला आपने, ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि एग्जाम का ये हॉट फेवरेट क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से, सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से बताइए टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आप बोलोगे भैया क्या है सब्जेक्ट मैटर में, क्या है सर, माइक्रो एंड मैक्रो। अब आंसर बड़ा सिंपल है, आंसर बड़ा सिंपल है, आपको माइक्रो और मैक्रो पता है, बट क्वेश्चन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है। तो ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, क्या क्या है आपका, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। आई थिंक माइक्रो एंड मैक्रो में एज सच मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यू कैन इजीली रिमेंबर 3 पॉइंट्स। इंडिविजुअल, यहाँ पे क्या एग्रीगेट एग्जांपल्स दे दिया आपने यहाँ पे, इसमें प्राइस थियरी बोलता है इसको, इसको एम्प्लॉयमेंट थियरी बोलता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी बोलता है। एज अ होल के बारे में बात करें पूरे इकोनॉमी के बारे में तो वो क्या है, मैक्रो कॉन्सेप्ट। एग्जांपल में यहाँ इंडिविजुअल डिमांड, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, अगर आप लोग को लास्ट क्लास याद है तो, ठीक है। अरे सुनो ना एक बात है, yesterday 6:45 वाला क्लास, ठीक है, आई मतलब myself felt that I was a little exhausted too much because I was taking a class from 6 in the morning, ठीक है। तो आई विल से कि मैंने जो इनकी 4:15 वाला बैच में जो क्लास करवाया है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको आज ही एन अ प्रायोरिटी बेसिस उसको अपलोड करवा दूँ एक बार के लिए, जिन्होंने कर भी लिया है क्लासेस, ठीक है, जिन्होंने क्लास कर भी लिया है, आई हाईली रिक्वेस्ट कि एक बार, क्योंकि शुरू शुरू वाला पार्ट तो आप लोगों को बहुत कुछ याद ही है, मतलब 90% डेटा इज द सेम, ठीक है, बस खाली क्या थोड़ा स्मूथ है क्लास, ठीक है ना। तो उसमें लिखना का भी जो पार्ट है, लिखने वाला पार्ट भी है, वो अच्छे से लिखवाया हुआ है आप लोग को। तो आई जस्ट हाईली रिक्वेस्ट यू कि एक बार आप लोग फास्ट में हो सके उसको एक बार देख लीजिएगा, तो क्या होगा ना, नेक्स्ट क्लास में आप थोड़ा पॉलिशिंग स्टेज में रहेगा, बिकॉज आई वाज not feeling myself confident about the class and I'm not very happy when the classes are not as per the standards that we set, ठीक है। तो मैं आज ही इसको प्रायोरिटी में अपलोड कराने की कोशिश करूंगा, आप लोगों का डिमांड का लेक्चर आप लोगों का देखा हुआ है, मैं एक लोगों का तो देखा हुआ है, तो जिनका देखा हुआ है उसको तो टेंशन नहीं है, आपको रिवाइज करने के हिसाब से देखना है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज आप लोग एक बार जो कल जो किए थे वो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, चलेगा बिल्कुल। चलिए माइक्रो में आप लोग को चलेगा ना, माइक्रो एंड मैक्रो विल बी डन, ठीक है। इसमें डिफरेंसेस पूछ सकता है आपका, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में, थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ, ठीक है, चलेगा ना बिल्कुल यहाँ पे, ओके नेक्स्ट। यहाँ पे क्या था, किसी को याद है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, साइंस, ब्यूटीफुल, ठीक है। साइंस के हिसाब से 2 हिस्सा है, क्या क्या है आपका, ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है सर, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। अलग से कभी कभी आपको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी पूछता है, ठीक है। सर व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसमें आएगा, व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसके बारे में आएगा, पॉजिटिव में, एंड व्हाट, ब्यूटीफुल, ऑट टू बी, ठीक है, व्हाट ऑट टू बी किस में आएगा, इसमें, ठीक है। डेटा किसके बारे में, डेटा कौन बताता है, पॉजिटिव, ठीक है, इसमें डेटा का बताना मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद में और क्या पॉइंट था, वेरी गुड, फैक्ट्स एंड फिगर्स, भाई डेटा आ गया, फैक्ट्स एंड फिगर्स,
इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स इन जनरल नहीं रहता। वैल्यू जजमेंट्स किसमें रहता है? इसमें नहीं रहता है, और वैल्यू जजमेंट्स इसमें रहता है। तो इससे अगर 3-4 पॉइंट है आपके, 4 पॉइंट दिमाग में अगर सेट करके चले जाओ तो जरूरी रहेगा। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का आपको एक काम करेगा, ठीक है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में अलग से स्टार मार्क कर दीजिए। वो कभी कभी 2 से 3 मार्क का सवाल पूछता है कि डिफाइन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है, डिफाइन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। ओके डन। नेक्स्ट, एज ए साइंस एज अ चीज हो गया। किसी को डाउट्स है यहाँ तक? बिल्कुल बताइए, बिल्कुल यहाँ पे कोई भी इशू? ठीक है, देख लीजिए एक बार फटाफट, ठीक है, देख लीजिए फटाफट एक बार, आइए बताइए, देख लीजिए फटाफट एक बार आप लोग। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स दिमाग में सेट कर लो अलग से। पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पे स्टार मार्क कर लीजिएगा। डन हो जाएगा। 3-4 पॉइंट देखिए, वैल्यू जजमेंट्स आ गया। सारे पॉइंट्स याद नहीं करने हैं आपको। सजेस्टिव इन नेचर कौन सा होता है आपका? ऑब्वियसली क्या होता है? ठीक है, इट इज ऑन फैक्ट्स नॉट सजेस्टिव। ठीक है, सजेस्टिव आपको कौन सा रहता है? नॉर्मेटिव। फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो किसके ऊपर में है आपका? पॉजिटिव। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आना चाहिए आपके आंसर में। व्हाट ऑट टू बी, व्हाट इज, ठीक है, वो आना चाहिए आपका, ये आंसर में आना चाहिए। ठीक है, और वैल्यू जजमेंट्स, ये दो अगर आ जाएगा तो आपका आंसर बहुत हद तक सही हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा आंसर। ठीक है, और जब भी डिफरेंसेस लिखो, जब भी डिफरेंसेस लिखो, डोंट फॉरगेट टू राइट बेसिस। ठीक है, इसको नहीं भूलना है आपको, बेसिस लिखेगा, क्योंकि बेसिस से दो फायदा होता है। एक तो डिफरेंस में आपको कई कई टीचर्स जो है बेसिस के चक्कर में मार्क्स काट देते हैं, पहला बात तो। ठीक है, तो ये तो हो गया एग्जाम स्टैंड पॉइंट। दूसरा, बेसिस की वजह से आपको भी याद हो जाता है पॉइंट्स, कि अगर सिर्फ आपने बेसिस भी याद करके रखा है ना, तो यूल बी इन पोजीशन की ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है कि अंदर का कंटेंट आपका उतना सॉलिड नहीं है, और अगर बेसिस एकदम एक्यूरेट है तो बच्चा, टीचर जो है वो क्या करता है? बेसिस देख के टिक मार के राइट कर देता है। जिस क्लास में अगर उसको 100 पेपर चेक करना है, ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल दैट अ पर्सन चेक्स इन 100% एफिशिएंसी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इनफैक्ट इन द बोर्ड पेपर्स आल्सो इट इज इम्पॉसिबल दैट अ पर्सन चेक्स इन 100% एफिशिएंसी। सुबह के पेपर्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप फ्रेश रहते हैं, आप चेक करते हो। इवनिंग तक आते आते एवरी टीचर विल बी ढला हुआ, he'll go very very safe। मैं सच बता रहा हूँ आपको, they'll go very very safe and it is human behavior। क्योंकि देखो सीधा सा बात है, आई वोंट वांट कि मैं ट्रबल में फंसू फालतू का, एंड आई वांट वांट दो चीज में तो, मैं फंसूंगा कब? मैं फंसूंगा कब? या तो मैं एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट चेकिंग करके आपको फेल करा दूं, या तो बहुत लीनियंट चेक करके आपको अनशन मार्क्स दे दूं। माय सेफेस्ट ऑप्शन इज क्या? कब? इंडिया में भी कौन सा लोगों को बिल्कुल देखा नहीं जाता है? मिडिल क्लास एवरेज पीपल। तो आप उसका पेपर एवरेज में छोड़ दो, खत्म कहानी, कोई कंप्लेन करने वाला नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या? कोई कंप्लेन नहीं करेगा, क्या करेगा आप बताओ हमको? बात समझ में आया क्या? 90% आरटीआई कौन करता है पता है? या तो फेल हो रहा होता है वो, या तो उसको मार्क्स जो हाई वाला होता है ना, कि हमको 38 मिलना चाहिए था बट हमको 35 मिला आउट ऑफ 40, वो लोग 100% लोग वो लोग ही करता है। बहुत कम ही लोग होता है जो लोग मिडिल में वो करता है, कंप्लेन करता है। तो आपका पेपर एकदम एक्सेप्शनली आंख में दिखना चाहिए आपका पेपर, कि मतलब इट शुड बी सो क्लियर ना, कि आपको पता रहे। मार्केटिंग होता है ना, मार्केटिंग, आप शॉप में जाते हो, आपके पास सामान है बट कोई कोई दुकान बेच नहीं पाता है, क्योंकि वो ऐसा मार्केट करके रखा नहीं है। और कुछ दुकान ऐसा होता है जो आगे आते लगता है यार ये सामान तो यहीं मिल जाता है, बढ़िया दुकान है ये तो, फिर अपन हमेशा वहीं जाता है, होता ही नहीं होता है। क्या पता दूसरा डिपार्टमेंटल स्टोर में भी वो सामान मिलता है, बट अपन एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल स्टोर में आता है। योर पेपर शुड बी लाइक दैट शो, जहां पे आपको पता है कि जिसको जो चाहिए ना एग्जैक्टली मिल जाएगा। भैया बेसिस लिख के रखा है आपने, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में व्हाट ऑट, अगर खाली अलग से डेफिनेशन आया तो व्हाट ऑट टू बी को अंडरलाइन कर दिया आपने, कि उसको वही दिखाओ जो उसको देखना चाहिए। इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जो 100% डेटा याद कर सकता है, मैं बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। और अगर याद कर सकता तो वो चतुर था खाली। और छोड़ो ना 11 12, चलो 11 12 का डेटा देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना कोई सिलेबस साइज आप लोगों का कॉमर्स में है नहीं कि आप लोग याद नहीं कर सकते हो 11 12 में। उसके बाद क्या करोगे? याद करोगे बैठ के? करना तो 2-3 किताब देगा आप लोगों को हम, ठीक है, याद करके बैठना तो के लिए मजा आ जाएगा जिंदगी में आप लोग को। एंड 12th के बाद हाथों हाथ क्या बोलेगा पता है आप लोग को? याद नहीं करना, समझ के लिखिए। तुम लोग बोलेगा 18 साल तक तो समझ के लिखा ही नहीं आज तक, याद किया है, बोला है व्हाट इज देयर इन द पॉइंट लिखेगा। एंड मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, कुछ स्कूल्स एंड कुछ ये एग्जाम्स में कोई टीचर्स लोग ये भी बोलते हैं कि जैसे बीएसटी के मामले में बोलता है मेरे को हेडिंग तो चाहिए ही चाहिए सेम, अंदर का कंटेंट भी सेम चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता, जो लोग हमको बोलते हैं ना भैया हम लोग को तो बोला है कि बीएसटी का पॉइंट्स तो चलो ठीक है वो तो आना ही है, वो तो गलत लिखोगे तो बेड़ा गर गया आपका, और साथ में अंदर का जो कंटेंट है ना वो भी एकदम सेम होना चाहिए। मैं बोला उन खुद को पूछना था, उनको याद है क्या?
पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, फॉर डॉन बॉस्को पीपल, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा था वहां पे, मुझे पता है, ठीक है, डॉन बॉस्को पीपल के लिए इट्स वेरी सिंपल, कीप द हेडिंग प्रोमिनेंट, कीप द हेडिंग प्रोमिनेंट, वो एकदम भी इधर उधर लतरा उतरा मत करना, फुल मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। और स्मार्ट लिख, तो आंसर लिखने का तरीका बता दो आप लोगों को फटाफट कैसे लिखना, बिकॉज आप लोग का थ्योरी पेपर्स भी है, ठीक है, बी वेरी स्मार्ट, ठीक है। एग्जाम्पल सोचो क्या है, क्या टॉपिक है आप लोग का, बीएससी में कोई टॉपिक बताओ तो। हाँ, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ 4-5 पॉइंट होगा, एग्जाम्पल सोचो, ठीक है। तो आपने पहले लिखा सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर हो सके तो दो चीज का ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ये आप लोग, मतलब मैं आप लोग को प्रोफेशनल एग्जाम स्टिल सीएस बोल सकता हूँ आप लोग को, क्योंकि दोनों एग्जाम्स मैंने दिया है इसके, ठीक है। तो एटलीस्ट वहां तक तो मैं अपने के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। मैंने लॉ के पेपर में, लास्ट पेपर लॉ के पेपर में भी ये इस्तेमाल किया है तरीका, तो इट वर्क्स, ठीक है। सबसे पहले अगर अपना सोल प्रोप्राइटरशिप लिखा ना, तो ट्राई करना कि इसका डेफिनेशन याद करने का, ट्राई करना एटलीस्ट है ना, लाइन और टू इसका डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर पूछेगा, फीचर्स ही पूछा आपको, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन, ये तरीका एप्लीकेबल है फॉर 5 to 6 मार्क का क्वेश्चन ओनली, ठीक है। 4 मार्क के लिए लेस प्रेफर्ड है, बट अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हो तो कर लेना, अदरवाइज 4 to 6 के लिए तो ट्राई करना। सो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन लिख दिया, एक से दो लाइन में, उससे क्या होगा, टोन सेट हो गया, ठीक है। फिर लिखेंगे क्या पता है आपको, ठीक है, फीचर्स 5 पॉइंट होगा सोचो, ठीक है, जैसे सिंगल एंटिटी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आप आराम से आप आराम से चार्ट बना के लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। लिख दिया आपने, पेपर इतना कंटेंट हो गया, 90% चेकर्स लोग यही मार्क्स दे देगा, इंक्लूडिंग मी, ठीक है, सही बात है ना। उसके बाद में, उसके बावजूद भी वो उसका मन नहीं माना, वो आगे देखा, ठीक है। तो आप लिखोगे पहला हेडिंग, एग्जाम्पल सोचो, सिंपलेस्ट फॉर्म, एग्जाम्पल सोचो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेटिंग अप एन एंटरप्राइज, राइट। जो सोल प्रोप्राइटरी का सबसे सिंपलेस्ट वे होता है ना सेटअप करने का, हमको नहीं पता पॉइंट्स, हम ऐसे ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो सिंपलेस्ट पॉइंट, सिंपलेस्ट क्या हो गया, सिंपलेस्ट सेटअप हो गया आपका, राइट, ठीक है। इस तरीके से अंडरलाइन किया मैंने, क्या लिखा है यहाँ पे, कैपिटल में लिखा है देखो। फिर कुछ कुछ लिखा आपने, और 2-3 पॉइंट जो आपको आता था ना पैराग्राफ में, 2-3 पॉइंट ही आता है आपको पैराग्राफ में, पूरा पैराग्राफ याद करके जाओगे क्या, नहीं, 2-3 को आता है, उसको अंडरलाइन कर दो। आप नेचुरली बताओ आपका ध्यान कहाँ जा रहा है पूरा आंसर शीट में, अंडरलाइन में जा रहा है, पहला बात तो इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, उसके अलावा बाकी ध्यान ही नहीं जा रहा आपका। तो आपको यही क्रिएट करना है, आप चाहोगे कि वो चेक करे जो आप लिख के दोगे, यू आर बाउंड टू गेट मार्क्स। आप खुद बताओ, आपको पेपर देख के अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, आपको काटने का कब खुद ही मन करेगा कम। और बाकी लोग क्या कहते हैं पता है, कि जो अच्छा कॉन्फिडेंट होता है वो तो पॉइंट वाइज लिखता है, इस तरीके से तो बहुत रेयरली कोई लिखता है, बट वो एकदम पॉइंट वाइज लिखेगा, और जिसको नहीं आता ना वो पैराग्राफ में घस के लिख देगा पूरा, कि भाई वो पढ़े ही नहीं टीचर, इतना टीचर भी बोका नहीं होता है, उसका भी इंग्लिश इतना खराब नहीं कि उसको समझ में नहीं आया कि आप क्या लिखा है, वो समझ में आ जाए, और आपको बाई चांस अगर वो नहीं भी पढ़ेगा, तो वो आपको उसका आधा मार्क या आधा मार्क काट के या 1 मार्क काट के आपको मार्क्स बैठा देगा, बोल देगा हमको पसंद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, इस पे ये नहीं है, तुम देखने जाएगा, तुम हिम्मत से जाएगा नहीं वापस उसके पास, उसको पता है तुम गेला लिख के आए, और वो तुमको कुछ बोलेगा नहीं क्योंकि उसको पता तुम गेला लिख के आए। तो यू हैव टू बी स्मार्ट, इस तरीके से हर कोई इंसान याद नहीं कर सकता, ये दिस वर्क्स एवरी टाइम, टेलिंग यू, ट्राई करना थियरी पेपर में आप लोगों को, लेकिन आपका मार्क्स एलिवेशन होगा, एंड टीचर विल बी इम्प्रेस्ड फॉर फर्स्ट। अभी तो बोर्ड आया नहीं है, स्कूल का पेपर है, तो स्कूल का पेपर में तो लिख के देखो, ठीक है, समझ में आया क्या, मस्त लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का भी, आप लोग कैसे, आपको तो बोलते ही है पेज भरना पड़ता है, तो पेज टट्टी से पेज भरेगा, उससे तो प्रॉपरली लिख के दो। हम तो कभी आज से जिंदगी में सेवा में नहीं पढ़ा था, देखो टू बी वेरी फ्रैंक, हम तो बीकॉम में डायरेक्टली पढ़ा है सेवा में, ठीक है, मतलब जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के तहत, मेरा तो उसमें भी रैंक आया था बिना पढ़े, जबकि हम सीए करा था, तुमको पता है हम क्लास अटेंड करेगा नहीं, तो यही ट्रिक्स, हम तो प्रॉपरली लिख लिख के आता था अच्छे से, टट्टी नहीं लिख के आता था। और मेरा इंग्लिश थोड़ा ठीक है, तो आप लोगों को इंग्लिश का काम आएगा जिंदगी में थोड़ा सा, थोड़ा मतलब आना चाहिए, आंसर फ्रेम करना आना चाहिए, हमको उससे बता दो, अक्षय हमको 3 वर्ड बता दिया ना, कि भैया ये पॉइंट है, हम लिख देगा आंसर। और एक तो जो बहुत बोका लोग होता है, जैसे फीचर्स लिखना है, ठीक है, हम लिटरली पेपर देख के तुम लोग को बता रहे हैं फीचर्स लिखना है, जैसे 5 फीचर्स है, तो थोड़ा क्रिएटिव हो जाओ आंसर लिखने में, थोड़ा तो दिमाग में जाओ। द फर्स्ट फीचर इज दिस, द सेकंड फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज दिस, थर्ड इज दिस, तो वो भी बोल देगा, फोर्थ इज दिस, टिक, थोड़ा क्रिएटिव हो जाओ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स or one of the most relevant features when it comes to sole proprietorship, or sole proprietorship has the most bounding feature which is this active voice passive voice, ये आना चाहिए कि अलग अलग पैराग्राफ को शुरू कैसे करेगा। इसको अगर आपका 5 पॉइंट में सेट कर लेना कि पहला दूसरा, ये घुमा फिरा कर ऐसे लिख लेगा आप लोग, ठीक है। वन ऑफ द रेलेवेंट पॉइंट्स विदाउट विच a sole proprietorship concern cannot exist is this,
एक लाइन तो यही कवर करा दिया मैं आप लोग को, समझ में आया? ठीक है, मेहनत सब करता है, कमाता कोई लोग कम लोग ही है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों ऐसे मार्क्स नहीं मिलता? फॉर पीपल हु वांट्स टू वर्क ओके एंड गेट रिजल्ट, दिस इज द सोल्यूशन। ठीक है, बाकी ऐसा बात नहीं है, रट्टा मारो पूरा पैरेग्राफ बुक आपको भी मिलेगा। बस यही डिफरेंस है कि आप रट्टा मार के आपको 95 मिलेगा, जो बच्चा ऐसे लिख रहा है उसको 92 मिल सकता है शायद, उसको ज्यादा खुश होना चाहिए उसको 92 मिला। ठीक है, समझ में आया क्या? चलेगा? ओके नेक्स्ट, बताइए डिफरेंस याद हो गया सबको? मीनिंग ऑफ इकोनॉमी इजी है, बट ये सवाल पूछता है एग्जाम में। ठीक है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होता है? कोई सिस्टम या फिर ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड व्हाट, इकोनॉमी बोलते हैं। इसमें तीन टाइप की इकोनॉमी का मैंने डिस्कस किया था हमने, क्या क्या? मार्केट इकोनॉमी, सॉरी, हाँ हाँ लिख सकते हो बिल्कुल। अरे इकोनॉमी वाला वर्ड ना, सिस्टम इन विच, हाँ ये एक्चुअली बेटर बेटर डेफिनेशन है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच by people get living to their satisfy their wants and product processes the production exchange and distribution। क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में पढ़ा था, तो ये वाला यूज कर लेना बेटर है, एक्चुअली ये बेटर है। हाँ ये बेटर डेफिनेशन है, ये अच्छा है, इसको मार्क कर लीजिए अगर आपने बुक में उसका अपने नोट्स में मार्क नहीं किया हुआ तो ये बेटर एक्चुअली, ये अच्छा पॉइंट आउट किया है। डाल दो, कुछ नहीं, एक्चुअली इकोनॉमी प्रोड्यूस करता है ना, इसीलिए लिखा है। गुड्स को अगर आपस में तुम, जैसे तुम एक सेक्टर है हम एक सेक्टर है, हम लोग आपस में गुड्स को एक्सचेंज करें ताकि हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। फॉर एग्जांपल लैपटॉप प्रोवाइडर, वो उसने मुझे दिया, मैंने उससे सामान खरीदा ताकि मैं आप लोगों को क्लासेस दे सकूं, दिस इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, चलेगा? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी तीन होता है, क्या क्या था आपका? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फिर क्या था आपका? सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इसका अदर नाम क्या दिया हुआ? मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। याद होगा आप लोगों को यूएस ने शुरू किया था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, स्टोरी याद होगा आप लोगों को? यूएस जब इंडिपेंडेंट हुआ उन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चूज किया, जहां पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स को अच्छा खासा पावर दिया गया था। वहां पे बोला कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स चाहते हैं वहां पे आप वो बनाइए। कंज्यूमर को किंग माना गया था, कंज्यूमर ने जो मांगा उस हिसाब से सामान बनाया गया। पर नुकसान क्या था कि रिच एंड पुअर के बीच में गैप क्या हो गया था, बहुत बढ़ गया था। एम्प्लॉयमेंट का जो टेस्टेबिलिटी है वो काफी बढ़ गया था। इस वजह से कार्ल मार्क्स ने डिजाइन किया था द कमांड इकोनॉमी और द सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जहां पे क्या था, एक सेंट्रल अथॉरिटी था जो सब कुछ प्लानिंग कर रहा था। अच्छा चीज क्या था कि सब फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ था, सब कुछ बढ़िया था। बट द इशू इज व्हाट यहाँ पे बहुत हाई अमाउंट ऑफ करप्शन। ठीक है, लोग का जीडीपी लेवल क्या था, कम था। अब यूएस में देखना, ठीक है, द हाईएस्ट डिग्री बिजनेसमैन आर बीइंग रेस्पेक्टेड। ठीक है, वहां पे द बिजनेसमैन आर लाइक बॉलीवुड इन इंडिया, दैट्स द डिफरेंस। तो पीपल रियली वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन, बिकम एन एंटरप्रेन्योर वहां पे, बिकॉज वहां पे पता है कि क्योंकि अगर आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन गए, ठीक है, तो आपको बहुत रेस्पेक्ट दिया जाएगा, आपका बहुत नाम होगा। जैसे लाइक यहाँ पे आप बॉलीवुड स्टार बन जाओ तो आपको बहुत इज्जत मिलता है, गाली तो मिलता ही नहीं है वैसे ही। ठीक है, उल्टा बोल रहा है। अब थोड़ा ऑडियंस समझदार हो रहा है तो गाली दे रहा है बढ़िया से। ठीक है, लास्ट क्या? मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, जस्ट लाइक इंडिया। ठीक है, इंडिया में क्या होता है, पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। इसके बगल में आप लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी लिख सकते हो। ठीक है, चलेगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक एंटरप्राइजेस भी एग्जिस्ट करता है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, समझ में आया? चलेगा बिल्कुल, यहाँ पे दिक्कत, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, इजी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। यूएस इज एन ओपन इकोनॉमी जो बाकी लोगों से भी ट्रेड करता है, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है। नॉर्थ कोरिया इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, क्योंकि वो अपने आप में खेलता है खाली, ना किसी को आने देता, ना किसी को जाने देता, ना किसी से एक्सचेंज करता, ना किसी से डिस्ट्रीब्यूशन करता है। चलेगा? ओके, आगे बढ़ सकते हैं? दिक्कत है यहाँ पे कोई? ठीक, सेटल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आई गेस पीपीसी के बाद अगर एग्जाम में स्पेशल क्वेश्चन कोई आता है, ठीक है, तो उसको अपन सेटल प्रॉब्लम्स बोलते हैं। तीन प्रॉब्लम्स है, क्या क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में सर दो चॉइसेस आता है, या तो आप प्रोड्यूसर गुड्स बनाइए या तो आप कंज्यूमर गुड्स बनाइए। याद है आप लोग को? ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस में दो चॉइसेस है, क्या? अगर या तो आप प्रोड्यूसर गुड्स बनाइए या तो आप कंज्यूमर गुड्स बनाइए। सर क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स चाहिए कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए, और कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? प्रोड्यूसर गुड्स चाहिए। फोन इज अ व्हाट?
कंज्यूमर गुड्स, इसके अंदर का जो चार्ज वो है, बैटरी वगैरह है, चिप वगैरह है, वो क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स। दोनों के बीच में बैलेंस करना जरूरी है या नहीं है? बात समझ में आया आप लोग को? तो ये हो गया आपका व्हाट टू प्रोड्यूस। नंबर नेक्स्ट क्या है आपका, ये देखिए कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या, लिट एंड सिट। ठीक है, ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है आपका। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस वाला पूछता है। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस में क्या क्या है, लिट एंड सिट। लिट में मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक, इसमें किसका यूज होता है, लेबर। एंड सिट में मशीनरी, ऑटोमेशन, लेस मोर कैपिटल लेस लेबर इज यूटिलाइज्ड। इस तरीके से बैलेंस करना चाहिए कि सिट एंड लिट में क्या हो, बैलेंस। ये एग्जाम में पूछता है हाउ टू प्रोड्यूस सबसे ज्यादा। ठीक है, और मेरा फेवरेट जो हमको लगता है इस बार पूछ सकता है वो है, ठीक है, ये एसएस का लगता है। ठीक है, इसमें पूछता है, ठीक है, एक्सप्लेन फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, मैं क्या प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया गया है, ये हमको लगता है मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, ये पूछने का चांसेस लगता है हमको, कोई अगर पेपर अच्छा बना रहा है स्कूल तो वो ये पूछेगा आपसे टेस्ट करने के लिए कि आप कब तक कहां तक पढ़ा है। ठीक है, इसमें दो है, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनल फाइनल या फिर फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोला मैंने, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनल या फिर फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मेरे पास घर है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, एप्पल का आईफोन भी है, गुची का नहीं है बट है, ठीक है, फिर लुई विटॉन भी है, बीएमडब्ल्यू से सस्ता गाड़ी भी है, ठीक है, ऊपर से माँ भी है, तो ये क्या हो गया, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जिसके पास पैसा है उसके लिए अगर सामान बन रहा है उसको क्या बोलेंगे अपन, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और जो खून पसीना मेहनत करता है, ठीक है, उसके लिए भी सामान बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए, उस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे अपन फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो लैंग्वेज याद करने की कोशिश करो, समझ में आ गया आप लोगों को, जिनके पास में पैसा, पर्सनल, जो लोग स्वेट, क्या बोलेंगे, फंक्शनल। ठीक है, क्या लिखेंगे देखो इंग्लिश में, दोज, इट मींस हाउ नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीपल, या फिर एकदम इजी लैंग्वेज में, दोज हु कंट्रीब्यूट, दोज हु कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। आप लोग ये भी सकते हो, दोज हु कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। यानी कि देखो अब नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री में कौन कंट्रीब्यूट करेगा, जिनके पास पैसा होगा, तो उनके लिए भी सामान बनता है या नहीं बनता है, सही बात है। जो नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री में कंट्रीब्यूट करेगा वो लोग के लिए भी सामान बनेगा, उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेगा, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। देश में क्या मर्सिडीज के कस्टमर्स है, नहीं है थोड़ा है, बहुत है, हम बता रहे हैं बहुत है। मर्सिडीज ने, मर्सिडीज ने, आपको पता है ना, अपना शोरूम, अपना मैन्युफैक्चरिंग हब, असेंबलिंग हब इंडिया में खोल के रखा है, पता है ना, पुणे में है एक ठो, शायद दो तीन है मेरे हिसाब से, तीन है क्या, देखो। तो इंडिया में अगर बना के रखा है मैन्युफैक्चरिंग हब, मतलब उसने पोटेंशियल देखा है इंडिया का। क्यों हर बड़ा कंपनी को इंडिया में प्रोड्यूस करना है, क्योंकि पता है यहाँ जनता है, समझ में आना, यहाँ कंजम्पशन करेगा। एकदम गलत फहमी में मत रहो, वी हैव नॉट सीन द ट्रू इंडिया, ट्रस्ट मी। ठीक है, व्हाट इज वेल्थ को भी हमने नहीं देखा है, व्हाट इज वेल्थ भी नहीं देखा हमने, एंड गरीबी क्या होता है ये भी नहीं देखा आपने। क्या चीज, गरीबी कहाँ देखा आपने, रियल रियल एरिया तो आपने देखा ही नहीं है अभी तक। ठीक है, जैसे सबसे बढ़िया देखा मुंबई, वहां पे रिचेस्ट इंसान भी रहता है, एंड द स्लम एरिया इज आल्सो देयर। सोचो, मतलब वहां पे आप सुना है जो उसका क्या है, बिल्डिंग है ना एंटेलिया, एंटेलिया है ना, उसमें हम सुना है कि अगर उसमें ना, मतलब जो उसका फैमिली है, वो लोग को पता भी चलेगा कोई तीसरा इंसान वहां पे रुक भी रहा है तो, इतना बड़ा है कि पता भी चलेगा कितना दिन तक, कितना मतलब पता भी चलेगा जितना जितना दिन तक कि दूसरा तीसरा इंसान भी रुक रहा है, मतलब कोई चौथा इंसान भी रुक रहा है, मतलब वहां पे इतना बड़ा है। तो जो उसके अंदर ही बोलते हैं प्राइवेट जेट, वो प्राइवेट जेट रखने का ऊपर में जगह, हेलीपैड रखने का जगह है, अंदर में स्विमिंग पूल है, रनिंग ट्रैक है, वो पार्टिंग भी है। मोटा भाई थोड़ा छापा तो है अपना मुखिया जो है। अडानी देखो, द थिंग इज अडानी, देखो द प्रॉब्लम इज कि अडानी ग्रुप के बारे में जो स्टडी है, एनालिसिस है, वो आप लोग प्योरली कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द न्यूज चैनल और व्हाट द सोशल मीडिया इज ट्राइंग टू टेल यू। किसी ने खुद से बैठ के एनालिसिस किया है, दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया।
ऐसा कोई बात नहीं है। आप अडानी इसलिए नहीं बोल रहे हो या अंबानी इसलिए बोलते हो बिकॉज अंबानी, द प्रॉब्लम बेसिकली मैं पढ़ा रहा था सीए में, एक पार्ट लिखा था, उसमें लिखा था प्रॉफिट इज नॉट इम्पोर्टेंट, स्टेइंग इन बिजनेस इज इम्पोर्टेंट। एक पॉइंट था, प्रॉफिट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, मतलब ऑब्वियसली प्रॉफिट इज इम्पोर्टेंट, बट दोनों को कंपेयर अगर करा जाए तो स्टेइंग इन बिजनेस इंपॉर्टेंट। अपन अंबानी को इसलिए बोलते हैं बिकॉज वी नो द फैक्ट कि वो काफी साल से, दैट इज वी हैव रेस्पेक्ट, वी हैव भरोसा। टाटा से क्यों करता है? बिकॉज भरोसा है, सीधा बात है, भरोसा है। मैं क्या करता हूँ पता है क्या आपको? जब मैं शेयर परचेज करता हूँ, क्योंकि मेरे पास आता है ना, बोलता है कि भैया हम लोग कौन सा शेयर परचेज करना चाहिए। मेरा फर्स्ट शेयर एंड आपके केस में भी होगा, बता रहा कुछ, व्हेन यू बाय योर फर्स्ट शेयर, माय फर्स्ट शेयर वाज रिलायंस। कुछ सस्ता भी बहुत भयंकर मिला था हमको, 900 समथिंग में ट्रेडिंग करा था, 978। अभी 2000 कितना का शेयर है? 2700 का शेयर, 2600, 2700 था जब लास्ट चेक किया था। ठीक है, 2700 का शेयर हमको 900 समथिंग में मिल रहा था, तो पहला बात तो इट वाज अ ग्रेट बार्गेन। ठीक है, और जो मेरा शेयर, अगर किसी ने, मैं कभी पोर्टफोलियो शेयर करूंगा मैं आप लोग को, ठीक है, तो मैंने ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट किया है कि आपको लगेगा हाँ इसका तो सुना हुआ है अपना, इसका तो यूज किया हुआ है अपना, और मेरे को ये पता है कि जिस दिन वो डूबेगा शेयर्स, उस दिन तो पूरा इकोनॉमी डूब जाएगा। मैंने एसबीआई में इन्वेस्ट किया, सोचो एग्जाम्पल, जिस दिन एसबीआई डूबेगा उस दिन माँ कसम मैं कौन सा चीज हूँ? बात सही है ना, गलत बोला क्या? इस तरह की कंपनीज में तो मैं पहले बोलता हूँ, किसी को कुछ भी आइडिया नहीं है तो अब ये देखो कि आप रेगुलर बेसिस में क्या कंज्यूम करते हैं। वॉरेन बफेट डिड नॉट अर्न फ्रॉम द पेनी स्टॉक्स, मतलब जो रिच हुआ वो किन स्टॉक्स में हुआ? कोको कोला के ऊपर। वो क्या बोला? कोको कोला का कैलकुलेशन निकाला, कितना बिक्री होता है, कहाँ बिक्री होता है, क्या टेस्ट है, क्या है, और वो निकाला कि कितने साल तक लोग कंज्यूम करेगा ही करेगा। उस हिसाब से इज द हाईएस्ट स्टेक होल्डर। वो एप्पल में इन्वेस्ट करके रखा, आपको पता है ना? सबसे कॉमेडी चीज आपको पता है ना, वो एप्पल में इन्वेस्ट करके रखा, खुद एप्पल का फोन यूज नहीं करता है। उसको टीम को फोन भिजवाया था कि थोड़ा तो रख लो आज। लिटरली बता रहा हूँ, वो इतना इन्वेस्ट करके रखा है एप्पल में, वो खुद फोन नहीं यूज करता एप्पल का। हाँ, तो मैं तो बोलता हूँ, अगर आपने शुरू किया है हल्का हल्का, हल्का हल्का से, तो इन्वेस्ट ऑन दो स्टॉक्स वेयर यू नो कि ये डूबेगा तो गया। अब ऐसा भी नहीं है, कोडैक जो है, कोडैक बड़ा कंपनी है बहुत, मतलब बड़ा कंपनी था, वो डूब गया। किसी को लगा नहीं था कि कोडैक जैसा कंपनी डूब जाएगा, बट डूब गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। इफ यू हैव अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स, उसमें से एक चला भी गया। अब जैसे फ्यूचर रिटेल, इतना हाइप क्रिएट किया फ्यूचर रिटेल, जितना किया, अडानी ले लेगा, सॉरी अमेजोन ले लेगा, रिलायंस ले लेगा, परफेक्ट टाइम। अभी के टाइम में आप लोग बोलोगे भैया क्या आपकी क्या शेयर में इन्वेस्ट कर दिया? मेरा 98% डाउन शेयर है, मतलब वो खत्म है शेयर, मतलब मैंने फिर भी बेचा नहीं, वाला क्या तो है, कितना तो इन्वेस्ट करेगा लगता है। ठीक है, याद तो रहेगा किसी को, तो उसमें मेरा भी लॉस हुआ, बट होता है उस समय यार, हाइप था उस समय, न्यूज था कि हाँ अच्छा है। सोचो उसको, वही अगर रिलायंस ले लेता, आलोक इंडस्ट्रीज देखो, डूबा हुआ शेयर, रिलायंस लिया, कहाँ पिकअप हो गया शेयर, प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस बन गया, प्रॉफिट बिजनेस हो गया। इट्स लाइक गेम गैम्बल। ठीक है, बात समझ में आएगा? तो वो चीज है। ठीक है, तो आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हेन आई एम कमिंग इनटू इन्वेस्टिंग, तो दैट सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ऊपर तो नहीं है इस पर, ऊपर तो आंटी ने कहा किसी घर है। ठीक है, तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जो लोग नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करते हैं। और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जो लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। सुनो, पैसा आप इंडिया में दो तरह, इंडिया एक्चुअली पैसा दो तरीके से कमा सकते हो, कमा सकते हो। क्या? नंबर वन, एक हो गया अर्नड इनकम, आपने पढ़ाया, मेहनत किया, लेबर। ठीक है, बिजनेस सर क्या कमाओगे? बिजनेस से प्रॉफिट्स कमाते हो, लेबर लोग वेजेस कमाता है, या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी इनकम कमाते हो, या फिर कुछ पूंजी लगा के रखे हैं तो इंटरेस्ट कमाते हो। तो इन चार तरीके से तो पैसे कमा सकते हो ना आप। वो किसके अंडर आएगा? आपका फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या लिखोगे सबसे पहले? पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखोगे आप लोग शॉर्ट में? दोज हु कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द एनआई, खत्म। दोज हु कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द व्हाट? एनआई। ठीक है, दोज हु कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द एनआई, नेशनल इनकम, खत्म। एंड फंक्शनल में क्या लिखोगे? दोज हु कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और लिखना है तो लिखना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंप्राइजेस ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अ पर्सन हैविंग लैंड विल अर्न व्हाट? रेंट। A person who is a labor would earn what? Wages and salaries. Those who contribute towards as capital will earn interest, and those who contribute, who is an entrepreneur, will earn a profit. Simple. जो पढ़ा है उसी को लिखो, इम्प्रेस भी होगा वो कि क्या लिखा है भारी।
समझ में आया क्या? पक्की डन, बात खत्म खाते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क के लिए मैंने हमेशा ही पूछा है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन जो कि है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। इस पे मैंने सीए का जॉब एंड टीचिंग का एग्जांपल दिया था आप लोग को, आपको याद होगा। ठीक है, ये वाला फिगर कल किसका फिगर था रे, याद नहीं आ रहा हमको। ऋषि जी का 1,31,000 रुपया था ना दोबारा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। चलेगा? दिस वाज पार्ट ए ऑफ द थ्योरी एलिमेंट ऑफ चैप्टर नंबर 1। एक बार देख लो फटाफट, उसका पीपीसी डिस्कस करते हैं फटाफट। फटाफट देख लीजिए एक बार, फिर पीपीसी डिस्कस करेंगे। देखिए चलिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वेरी वेरी सिंपल, एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पीपीसी का पहला बात तो 3 नाम है, क्या क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, इसके ब्रैकेट पे लिख दीजिए बगल में स्लैश, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ठीक है, तीनों नाम बिल्कुल सेम है, चाहे पीपीएफ हो, चाहे वो पीपीसी हो, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व हो। ठीक है, तीनों चीज सेम है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द व्हाट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मतलब इसको आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशन of two goods that can be produced with the given resources and technology। सर सिंपल सा बताओ ना के लिए क्या है सर, अलग अलग कॉम्बिनेशन में, अलग अलग कॉम्बिनेशन में आप दो गुड्स को कैसे कंज्यूम करोगे कि आपका विद द गिवन रिसोर्सेज एंड सेटिस्फैक्शन। तेरे पास नोट्स नहीं है क्या? तो क्यों नहीं लिया अभी तक? लाया नहीं या मिला नहीं? लाया नहीं मतलब मिला या नहीं मिला तुमको? मिला नहीं तो एक बार लेके आ जाओ, बोल दो हम देने बोल रहा था कोई बार। नहीं वो फोन से देख रहा है बेचारा। पीपीसी या पीपीएफ क्या है सर? पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी कमोडिटीज, टू कमोडिटीज व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो मेरे पास रिसोर्सेज है और मेरे पास जो टेक्नोलॉजी है, उससे मैं दो गुड्स को कैसे कैसे कंज्यूम कर सकता हूँ। या तो मैं पूरा का पूरा रुपया जो है अपना, पूरा का पूरा रिसोर्सेज जो है, वो एक कमोडिटी को बनाने में लगा दूं, या फिर मैं दोनों में मिला के लगा दूं, या फिर मैं दूसरे में लगाऊं पहले में ना लगाऊं। तो मेरे पास ऑप्शन है ना। ठीक है, बात समझ में आया आप लोग को? तो इसी को अगर मैंने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया, उसको अपन क्या बोलेगा, पीपीसी, पीपीएफ या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। एग्जाम में 90% चांस है कि आपको पीपीसी तो पूछेगा ही, तो इस डेफिनेशन को दिमाग में सेट कर लो पहले। तो क्या बोला मैंने, इट इज द, क्या बोला मैंने, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी कमोडिटीज, two commodities that can be purchased, that can be, sorry, that can be produced with the given resources and technology। सर एग्जाम में ऐसा क्या क्या चीज है जो लिखना ही है? तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, पहला बात। दूसरा, गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। बात समझ में आया आप लोग को? एक बार वापस बोलेगा, पीपीसी पीपीएफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, इट इज द graphical representation of the possible combination of two goods that can be produced with the given resources and technology। बात समझ में आया आप लोग को? क्लियर है बिल्कुल यहां तक? पक्की बात, सॉर्टेड, बिल्कुल डन। ठीक है, ओके ना। अब इसमें कुछ अजम्पशंस थे, आपको याद होंगे। क्या क्या अजम्पशंस था आपका, कि रिसोर्सेज क्या मानते हैं हम लोग कि फिक्स्ड है, रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूटिलाइज, कंज्यूमर्स जो है वो रैशनल है। ठीक है, और विद द रिसोर्सेज ओनली 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 हाउ मच गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, दो। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया सर पीपीसी बताओ, तो पहले पीपीसी का आपने डेफिनेशन लिखा। नंबर 2, आपने 2 या 3 एग्जाम्पशंस लिख दिया, पूरा एग्जाम्पशंस नहीं लिखना आपको, 2 या 3, कि रिसोर्सेज जो है फुल्ली एफिशिएंट मानता है, रिसोर्सेज जो है वो फिक्स्ड है, दो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, कस्टमर्स जो है वो क्या है, रैशनल है, काम आपका खत्म। ये 2 या 3 पॉइंट आपको लिखने का। ठीक है, बट अजम्पशंस नहीं भूलना। ठीक है, पहले क्या लिखोगे, डेफिनेशन, फिर क्या लिखोगे, अजम्पशंस। ठीक है, फिर याद है पेन एंड पेंसिल का, जो तुम्हारे पास पैसा है ना, रिसोर्सेज का पैसा जो है वो फिक्स्ड रहेगा, क्योंकि उससे क्या लिमिटेड सामान खरीद पाओगे। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, पैसा खूब है, तो मैं दो में क्यों लिमिट करूं अपने को, मैं पेन अनशर्ट खरीद लूंगा, पेंसिल अनशर्ट खरीद लूंगा। प्रॉब्लम क्या है, लिमिट कब क्रिएट हो रहा है, बिकॉज मेरे पास रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। तो मैं कुछ पैसा
पेंसिल खरीदूंगा, कुछ पैसों से पेन खरीदूंगा, या फिर पूरा का पूरा पैसा जो मेरे पास है उससे मैं पेंसिल खरीदूंगा, या फिर मैं पेन खरीदूंगा, या दोनों का कॉम्बिनेशन में खरीदूंगा। बात समझ में आया आपको? कौन सा? डी और ई? ई है कहाँ? टू बी कॉन्स्टेंट, यस। टेक्नोलॉजी ना, देखो चलो ये अच्छा सवाल पूछा वैसे तो। ये देखो सुनो, टेम्पर्ड ग्लास जब शुरू शुरू में मार्केट में आया था तो आपको ध्यान होगा कि 500 रुपए का आता था, ठीक है, 500-550 रुपए का टेम्पर्ड ग्लास, क्योंकि उसके पहले था वो कुछ कागज का पन्नी था ना, स्क्रैच गार्ड या कुछ था, ठीक है, वो था। शुरू शुरू में 500 रुपया था, फिर क्या टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ, सब कुछ इंप्रूव हुआ, अभी के टाइम में 20-30 रुपए में मिलता है, उसका कॉस्ट प्राइस नियरली 5 रुपए भी होगा शायद। सही बात है या नहीं है? व्हाट इज हैपेंड कि भैया ऐसा नहीं कि टेम्पर्ड ग्लास कुछ अनोखा बन गया। टेम्पर्ड ग्लास बनाने का जो तरीका था ना उसमें इंप्रूवमेंट आया, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आया, तो आप कम लागत लगा के टेम्पर्ड ग्लास बना सकते हो। अगर ऐसा होगा तो क्या करेगा अपन, एफिशिएंट मेथड ढूंढेगा जिससे वही सेम रुपया से अपन ज्यादा पेंसिल और ज्यादा पेन खरीदेगा, ठीक है, क्योंकि पीपीसी एक लॉ है, ठीक है, पीपीसी एक तरीका है, तो उसमें ये बोला कि टेक्नोलॉजी क्या है, कांस्टेंट माना गया है कि इसमें कोई इंप्रूवमेंट हो रहा नहीं है, जो बन रहा है उतना ही बनेगा। सर ये तो गलत बात है ना, है ये तो बोलता ही। कौन सा? डी में क्या है? ओके, देखो सुनो, इसमें बोला है कि दोनों गुड्स में रिसोर्सेज बराबर लगे, ये जरूरी नहीं है, किसी में ज्यादा लग सकता है, किसी में कम लग सकता है। कुछ में ऐसा होता है कि आपने पेंसिल ज्यादा खरीदी या पेन कम खरीदा आपने, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट आपका रिसोर्सेज अलग अलग एलोकेट होता है। तो एक बार मैं वापस रिकॉल करता हूँ, बिकॉज मैंने ब्रेक कर दिया एक बार के लिए। पीपीसी में क्या क्या है आपका? पीपीसी इज द, क्या लिखा हुआ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of the possible combination of how many commodities, two commodities with the given resources and technology। assumptions क्या क्या है कि resources क्या है, fixed है, कितने गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, 2 गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, रिसोर्सेज शुड बी एफिशिएंटली एंड फुली यूटिलाइज्ड, टेक्नोलॉजी क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट। यू कैन स्किप द पॉइंट नंबर डी आल्सो, ठीक है। सुनो, 2 एग्जांपल दिया था मैंने, किसका किसका आपको, पेन एंड पेंसिल का, ठीक है। सोचो, इमेजिन करो मेरे पास 100 रुपया होता है, ठीक है, तो मैं पूरा का पूरा पैसा पेंसिल खरीदने में लगा सकता हूँ, या फिर मैं पेन बिल्कुल भी ना खरीदूं। बट अगर पेन खरीदने के चक्कर में मुझे क्या करना पड़ेगा, पेंसिल को गिव अप करना पड़ेगा। एंड एक सिचुएशन आ सकता है जहां मैं पेंसिल एक भी नहीं खरीद रहा हूँ और उल्टा मैं क्या खरीदूं, सारे का सारा पैसा पेन में यूज कर रहा हूं, क्योंकि हम लोगों ने अज्यूम किया है कि पेन नया नया आया है मार्केट में, पेन नया नया आया है मार्केट में, तो शुरू शुरू में मेरे को पेन के लिए कम गिव अप करना पड़ेगा या ज्यादा? कम। नया नया कोई चीज आता है अगर मार्केट में तो हमको शुरू शुरू में क्या करना पड़ता है, कम गिव अप करना पड़ता है। सुनो, पीपीसी का चीज इनडिफरेंस कर्व के साथ पढ़ने का, तो दिमाग में रहेगा, क्योंकि इनडिफरेंस कर्व में उल्टा है। पीपीसी में क्या बोल रहा है, नया नया सामान आ रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, शुरू शुरू में कम गिव अप किया, बाद में ज्यादा गिव अप किया। इंडिफरेंस कर्व में क्या, क्योंकि मेरे को भूख बहुत तेज लगा हुआ था, अभी भी लग रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, मैं शुरू में ज्यादा गिव अप करूंगा, फिर बाद में कम गिव अप करूंगा। बात समझ में आ रहा है? इसलिए पीपीसी क्या था, कनकेव या कन्वेक्स? कनकेव, क्योंकि नॉर्मल है ना, शुरू में कम गिव अप करना, बाद में ज्यादा गिव अप करना, तो नॉर्मली सुनता ही है अपन कि हाँ कोई सामान नया आया है तो शुरू शुरू में अपन कम गिव अप करता है, बाद में ज्यादा गिव अप करता है, ठीक है, नॉर्मल है। और नॉर्मली शेप कौन सा होता है, कनकेव, हाथ का मूवमेंट याद है ना, कनकेव, ठीक है, देखो ये वाला। और इंडिफरेंस कर्व क्या रेगुलरली सुनता है क्या, शुरू शुरू में ज्यादा गिव अप किया फिर बाद में कम गिव अप, शेप क्या है, कन्वेक्स। और जब इक्वल गिव अप करते तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। समझ में आया आप लोग को? क्लियर है बिल्कुल? वो जो है ना बवाल चार्ट, वो बवाल जो लिख रहा था अपन, बवाल नोट्स, वो सबसे बेस्ट चीज है आपके लिए, ठीक है, नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। अब इस गिव अप को अगर नंबर्स में बोले, नंबर्स में जो गिव अप होता है ना क्या बोलता है अपन, एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। इसमें से कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को ना उतना क्लियर नहीं हुआ, समझ तो आ गया, उतना क्लियर नहीं हुआ, उसका रेस्पेक्टिव लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि एकदम सॉलिड हो जाए, आज खत्म कर लेना पूरा, ठीक है। और अगर वही रेशियो में बताए तो क्या होगा, एम आर टी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इन डिफरेंस कर्व में क्या होता है, एम आर एस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। समझ में आया मनीषा? क्लियर है बिल्कुल? यहाँ पे शेप नॉर्मली क्या होगा आपका, कनकेव, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कनकेव। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों, क्योंकि एक्स को बनाने के चक्कर में वाई को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। सिमिलरली कनकेव शुरू शुरू में अपने को कम गिव अप करना पड़ता है, फिर बाद में, ठीक है। रीजन क्या है, आंसर क्या लिखोगे, इंक्रीजिंग एम आर टी, उसमें क्या था, डिक्रीजिंग एम आर एस, याद है आप लोग को? ठीक है, चलेगा। वही देखो, इसका जो सवाल आया तनिष्क का, सोचो अगर रिसोर्सेज वगैरह बढ़ जाए, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी अगर इंप्रूव हो जाए,
तो आपको पता होगा कुछ भी इकोनॉमिक्स में अच्छा होता है किधर शिफ्ट करता है, राइट की तरफ। तो देखो पीपीसी का राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ये कब होगा, जब रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी क्या हो गया, इंप्रूव हो गया। और वही अगर रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इंफीरियर हो गया तो किधर शिफ्ट करेगा आपका, लेफ्ट की तरफ। इतना ही आपका एक रोटेशन वाला पॉइंट है, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। विद दैट योर एंटायर चैप्टर नंबर 1 इज रिवाइज्ड। चलेगा। पीपीसी में भैया सवाल कैसे कैसे पूछ सकता, देख लो। सबसे पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, पीपीसी होता क्या है, ये सब सवाल नॉर्मल। उसके अलावा संदीप गर्ग है आपके पास में, तो रोटेशन में क्या है, सोचो एक्स और वाई है। अगर एक गुड्स का, अगर दोनों ही गुड्स के लिए रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी अगर बढ़ रहा है तो शिफ्ट होता है, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अगर एक्स का रिसोर्स बढ़ा दिया आपने, एक्स का टेक्नोलॉजी बढ़ा दिया, तो रोटेशन होगा, क्योंकि उसकी तरफ से बढ़ेगा। पहले वाला तो बढ़ेगा नहीं, केवल उसका बढ़ेगा बस, वाई का नहीं बढ़ेगा। समझ में आया, देखो उधर में, ये देखो जैसे इस केस में देखो क्या बढ़ रहा है, किसका रिसोर्स बढ़ रहा है, खाली एक्स का बढ़ रहा है। एक्स की तरफ से क्या हुआ, शिफ्ट हुआ। देखो ये गैप देख रहे हैं आप लोग, पहले यहां था, अभी क्या हुआ, यहां आ गया। और यहाँ का क्या हो गया, सेम ही है। वाई का क्या हो गया, सेम है, चेंज नहीं हुआ है। एक्स का बढ़ गया, देखो तो इसमें क्या हुआ, एक्स का रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें देखो एक्स वही रह गया, वाई का क्या हो गया, इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुआ। तो वाई का क्या हो रहा है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है, रिसोर्सेज या फिर टेक्नोलॉजी। एग्जाम में पूछता है, हाँ रोटेशन है। आप लोग संदीप पर लाए हो क्या, ठीक है। उसका फटाफट एक बार देखो आप लोग, हॉट्स देखो एक बार के लिए, हॉट्स और एक प्रैक्टिकल सवाल है। नहीं लाया क्या, फोटो खींच लो फटाफट, फोटो खींच लो फटाफट। एक दिन को फोटो खींच के डाल दो ना फटाफट व्हाट्स पर, एकदम ताज़ा 2-5 मिनट दूंगा व्हाट्स खत्म करने में आप लोगों को। व्हाट्स सबसे टफ क्वेश्चन होता है, व्हाट्स सबसे टफ क्वेश्चन होता है। देखो फटाफट कितना टाइम लगता है तुम लोग को। डन। एक सवाल है, देखो तो पेज नंबर क्या बोला मैंने, संदीप गर्ग 1.19 एंड 1 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर क्या था, एग्जाम्पल नंबर क्या था वो, 6 और 7। ये आपका टेस्ट के हिसाब से देख लो आप लोग। What most people have come, there's no option। इसका मैंने मार्क किया था 2 सवाल, क्या क्या था बोले, मैंने हॉट्स का 2 सवाल मार्क किया था वैसे तो, क्वेश्चन नंबर 8 और 5, ठीक है। इतना तो देख ही लेना, बाकी एक बार हॉट्स सारा देख लेना एक बार, हो जाएगा। क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकता है आराम से, आप लोग 1 का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है आराम से। एंड यू कैन राइट अ फ्यू, जैसे अभी मैं लिखवा रहा हूँ ना आप लोगों को 2 क्वेश्चन, वो लिखने से हो जाएगा, बाकी तो डायरेक्ट क्वेश्चन से ले जाता है, ठीक है। आइए चैप्टर नंबर 2 में आते हैं। चैप्टर नंबर 2 इज द व्हाट, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। चैप्टर नंबर 2 के रिवीजन करते हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। याद किए, जो बेसिक पोर्शन उसको फटाफट करते हैं एक बार के लिए। किसी को यूटिलिटी का मतलब पता है क्या, इट इज द व्हाट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी सामान हम लोग को कितना सेटिस्फैक्शन देगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। यूटिलिटी आर ऑफ 2 टाइप्स, क्या क्या था आपका, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं अपन, टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1, एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो आपको रिसीव हुआ फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, उसको अपन क्या बोलते हैं, एम यू। एंड टी यू क्या है आपका, इट इज द सम टोटल ऑफ द इंडिविजुअल यूटिलिटीज, या फिर समेशन एम यू, summation mu is equal to what, tu। that brings me to the third thing, which is what, the relationship between tu and mu। क्या relationship है यार, पहले कर्व देख लो एक बार के लिए। tu increases at a decreasing rate, tu increases at a decreasing rate, while mu जो है, ठीक है, mu जो है वो क्या है, it is a downward sloping curve, ठीक है, और फॉल होते रहता है। समझ में आया, मैं एक फोन यूज मत करो, ठीक है, समझ में आएगा। mu जो है क्या है, फॉल होते रहता है, ठीक है, इट बिकम 0 और नेगेटिव, ठीक है। आप मुझे बताइए, जब तक mu पॉजिटिव रहेगा तब तक tu इंक्रीज होगा, जब mu 0 है तो tu अपने हाईएस्ट पॉइंट में है, एंड जब mu नेगेटिव है तो tu फॉल होगा। ये एग्जाम के लिए और फेवरेट सवाल है आपका, tu एंड mu का रिलेशनशिप। चार्ट में कोई गलती मत करना, ठीक है। y में हमेशा डोमिनेटिंग फैक्टर आता है जो कि mu या फिर tu रहेगा। tu क्या है, बढ़ता है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। mu क्या है, फॉल होता है। जिस पॉइंट में mu 0 होता है, tu अपने हाईएस्ट पॉइंट में होता है, उसमें आपको एक लाइन बना के ऐसे करके बनाना है,
याद है ना आप लोगों को? इस पॉइंट को एक और नाम भी दिया हुआ, याद है क्या किसी को? पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन या पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। चलेगा बिल्कुल, यहाँ तक कोई भी दिक्कत, कोई भी इशू नहीं। दो अप्रोचेस था, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। ऑर्डिनल अप्रोच किसने दिया था? हिक्सन एलन ने। कार्डिनल अप्रोच के तहत एक लॉ था, उस लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वो लॉ क्या बोलता है? जैसे जैसे एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स अ पर्टिकुलर कमोडिटी, एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स अ पर्टिकुलर कमोडिटी, द satisfaction derived from each successive unit goes on decreasing। यही तो पढ़ा था, इसी बात को पढ़ा है, और किसी को नहीं पढ़ा था। बंद करेगा यही, इतना कान तरस जाता है आंसर सुनने के लिए, बता तुम। अब इतना फाइनल है तुम लोग, बाकी लोग को मना कर देना, तुम मत आना बोल देना लोग को, ठीक है? चलेगा, तो इसको हम लोग प्यार से, अरे वो मैत्री को बुला लेना, ठीक है? एच.एस. गोसेंस लॉ भी बोलता है इसको, गोसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी बोलते हैं। चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे कुछ अजम्पशंस था, क्या क्या था अजम्पशन, याद है क्या? सबसे पहले बेसिक कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अपन यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, यानी कि नॉन डेसिमल नंबर्स, एंड द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज व्हाट? यूटिल्स। ठीक है। नंबर 2, कोई चीज को मनी में कन्वर्ट करना तो अनिवार्य है। मनी से एक और पॉइंट आता है क्या? मनी इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी, महक का फेवरेट पॉइंट, ठीक है? एंड फिर वापस मनी का एक और पॉइंट है क्या? एमयू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर कोई भी चीज कांस्टेंट होता है तो शेप क्या होता है? शेप क्या होता है? पैरेलल होता है। इस केस में क्या था? प्राइस सिंस इधर है तो क्या है? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस रहेगा, पी एक्स कर्व। याद आ रहा आपको? कोई भी चीज अगर कांस्टेंट होता है तो वो होता है पैरेलल, क्योंकि प्राइस किधर आता है? वाई एक्सिस में या एक्स एक्सिस में? वाई में, क्योंकि यहाँ पे क्या है? यूनिट्स कंज्यूम्ड, ठीक है? आपने कोई भी यूनिट्स कंज्यूम किया, आपका प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट। दिमाग में है आप लोग का? चलेगा पक्का? मैंने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी दाम है, जो भी मेरे पास बजट है, जो भी मेरे पास पैसा है, उससे सेटिस्फैक्शन एमयू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए लिखा हुआ एमयू ऑफ मनी। मतलब आपको जो सेटिस्फैक्शन मिला ना, किससे? मनी से, वो क्या है? कांस्टेंट है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। बहुत अजीब सा एग्जाम्पशन है, बट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशन है, ऑप्शन नहीं है अपने पास में। चलेगा? फिर क्या था? 2-3 पॉइंट इजी। कंटिन्यूअस कंजम्पशन करना है, रीजनेबल क्वांटिटी में कंज्यूम करना है, नो चेंज इन क्वालिटी इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, एंड द कस्टमर हैज टू बी रैशनल। चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे एक बार फिर से assumptions को रिपीट कर दीजिए एक बार। नंबर 1, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कंज्यूमर रिमेन्स रैशनल। नंबर 3, monetary measurement, money is the measuring rod of utility. Number 4, mu of money remains constant. फिर consumption of reasonable quantity, continuous consumption, same quality। सुनो सुनो, कंजम्पशन 3 पॉइंट, एक क्या बोला मैंने? रीजनेबल क्वालिटी, रीजनेबल क्वांटिटी, ठीक है? नो चेंज इन क्वालिटी, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। ठीक है? आपके एग्जाम में कौन सा आना चाहिए? एक तो कंटिन्यूअस कंजम्पशन जरूरी है, क्योंकि इसमें से अलग से सवाल भी पूछता है। कंटिन्यूअस कंजम्पशन के ऊपर अलग से सवाल है, याद है ना? मैं आपको करवाया भी था, ठीक है? कि लॉ अप्लाई नहीं करता है जहां कंजम्पशन कंटिन्यूअस नहीं होता है। एक्सप्लेन, बिकॉज ये क्या है? लॉ में ही लिखा हुआ अजम्पशन है कि हमें जब कंज्यूम करना होता है तो हमें कंटिन्यूअसली कंज्यूम करना पड़ता है। क्वालिटी में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, रीजनेबल क्वांटिटी में हम लोग कंज्यूम करेंगे, एंड जहां पॉसिबल हुआ वहां पे इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज कैलकुलेट करेंगे। दिमाग में सेट हुआ पॉइंट्स? ठीक है? वो एक बार रीडिंग तो करना पड़ेगा, ऑब्वियस सा बात है, ठीक है? तो इसको डाउट नहीं है? बताओ। से वेरी गुड। अच्छा, ये पॉइंट मिस कर दिया अपन ने, नहीं बोला ना मैंने, ठीक है? ओके, चलेगा, ठीक है? फिर क्या देखा था अपन ने? जैसे जैसे अपन कंजम्पशन करते हैं कोल्ड ड्रिंक का, वैसे वैसे अपना एमयू क्या हो रहा है? 0 या फिर नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। प्लीज इसको मत भूलिएगा। अगर लॉ ऑफ डीएनवी पूछा तो मचकान क्वेश्चन आएगा 6 मार्क का। हाँ, 6 मार्क का आएगा, ठीक है? प्लीज एक्स एक्सिस में क्या आएगा? वाई में, जैसे इसमें मैं भूल गया तो क्या लिखोगे यहाँ पे? पहले यहाँ लिखोगे एमयू, और यहाँ क्या लिखोगे आप लोग? ठीक है? मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स होता है आपका, ठीक है? और यहाँ क्या लिखोगे आप लोग? यूनिट्स कंज्यूम्ड। ये सब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मत भूलना आप लोग, पूरा 6 में से 6 निकाल के आना उसमें से, ठीक है? चलेगा पक्का यहाँ पे? ठीक है, पक्की बात, यहाँ तक कोई इशू? ठीक है? क्योंकि प्राइस रहेगा कांस्टेंट, प्राइस रहेगा कांस्टेंट, और एमयू का चार्ट अपने को पता ही। इस चैप्टर का मूल मंत्र क्या है? इस चैप्टर का एक ही मूल मंत्र है। पहले तो सेटिस्फैक्शन को देखो, कार्डिनल अप्रोच के थ्रू सेटिस्फैक्शन किससे मिल रहा है हम लोग को? एमयू कर्व से। फिर नंबर 2 क्या था? बजट। ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? पैसा वसूल सिचुएशन। पैसा वसूली अपन कैसे कर सकते हैं? जब मेरे को शांति भी मिल रहा है, और वो मेरा शांति जो है मेरा दाम में भी मिल रहा है, आ रहा है, सही बोला? शांति भी मिल रहा है और शांति मेरा दाम में भी
आ रहा है, तभी मैं क्या बोलूंगा, कंज्यूमर इज व्हाट एट अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ कार्डिनल अप्रोच। ठीक है, इन द केस ऑफ कार्डिनल अप्रोच वी हैव टू सिचुएशंस, एक इन द केस ऑफ वन कमोडिटी, इन द केस ऑफ टू कमोडिटीज। याद करो, ठीक है, अगर मैं चार्ट आपके सामने बनाऊं, ठीक है, इस तरफ अगर एमयू आ रहा है आपका या फिर प्राइस आ रहा है आपका, तो क्या था याद है आपको, प्राइस लाइन क्या रहता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड एमयू क्या था आपका, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, जिस पॉइंट में दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि एमयू एक्स इज इक्वल टू व्हाट, पी एक्स। ठीक है, ऑब्वियसली ये मेरा बजट में भी आना चाहिए, इसको अपन क्या बोलेगा, द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। समझ ना, पैसा वसूल सिचुएशन, यानी कि वो पॉइंट जहां पे जितना मैंने पैसा दिया उतना ही मुझे सेटिस्फैक्शन भी मिला। बात समझ में, एनीथिंग विच इज अबव दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस मतलब कि अभी भी जो मैंने दाम दिया है उससे ज्यादा मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यानी कि मैं पैसा वसूल सिचुएशन में पहुंचा नहीं। बात समझ में है, इसका मीनिंग याद है आपको, what a customer is willing to pay minus what a customer has paid। मतलब अगर आप चाहते तो मैं थोड़ा और दाम भी आपको देने के लिए रेडी हो जाता, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं अपन, कंज्यूमर सरप्लस। समझ में, ब्यूटीफुल एक्सकैवेट, ऐसा लग रहा है कि अच्छा है कॉन्सेप्ट आप लोगों का। ये वाला पॉइंट क्या मजा आ रहा है, देखिए ये क्या है, कुछ काम का है क्या, नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना दाम दिया उससे भी कम सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है। टू कमोडिटीज में कैसे क्या होगा बताइए याद है आपको, MUX by PX is equal to what, MUY by PY is less than equal to M। बजट याद है ना आप लोग को, ठीक है, पक्की बात। इसका सम्स भी करना जरूरी है, अगर पेपर अच्छा आ गया तो टू कमोडिटीज का सम कराया था ना मैंने आपको, प्राइस दिया हुआ था, एमयू दिया हुआ था, पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप क्या था, ये निकालना, फर्स्ट स्टेप क्या था, ये निकालना, लिखवाया भी था मेरे स्टेप्स। ठीक है, नंबर 2 स्टेप क्या है, ये निकालना है। थर्ड स्टेप क्या देखना है आपको, बजट देखना है, फिर देखना कि वो पॉइंट जहां पे कितना यूनिट्स कंज्यूम करने से ये दोनों सिचुएशन इक्वल होता है, फिर ये चेक करना है कि ये मेरा बजट में आ रहा है या नहीं। बात समझ में आया आप लोग को, क्लियर है बिल्कुल, यहाँ तक कोई भी इशू बताइए, नहीं है ना, पक्का, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर डाउट होता है तो बताने का मेरे को, ठीक है, जिस पॉइंट में लगता है कि नहीं भैया ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं हुआ इतना, वो बता देना मेरे को, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट ये चार्ट देख लो एक बार, आता है, हो जाएगा, कार्डिनल अप्रोच डाउन, कौन सा, ये वाला, मत देखो ना, छोड़ो ना, अपने हिसाब से बना लेना, कोई बात नहीं, छोड़ो ना, अपना तो सम तुम किया था ना पहले, सबको कॉन्टेस्ट में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब दे दिया है इसमें, एमयू इन 1 रुपी दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ है आपका।